के प्रति सोमवार होने वाले संविधान चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हर सोमवार को संविधान का वाचन माननीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब द्वारा होता है। उसी कड़ी में आज सोमवार को आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश आरबीएम स्टेट प्रेसिडेंट माननीय डीपी गोलिया साहब, और हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, और जुड़े हुए समस्त महानुभावों का मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और आज की जूम वेबिनार को विधिवत प्रारंभ करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आज की वेबिनार को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष माननीय डीपी गोलिया साहब। हेलो। हाँ जी। जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महान पुरुषों की मैं वंदना करता हूं। आज के वेबिनार में जुड़े सभी विद्वान साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष जी आदरणीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, हमारे आज के वेबिनार के मुख्य आकर्षक आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, उनको मैं नमन करता हूं। हमारे अन्य साथी भी इस वेबिनार में जुड़े हैं और भी साथी इसमें जुड़े हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय प्रोफेसर सर से कि आज मेरी पहली मुलाकात है आपसे, और मैं निवेदन करता हूं कि आप बहुत अच्छे से संविधान को हमको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम इसका रसास्वादन ले रहे हैं। मैं कम जुड़ पाया हूं आपके इस वेबिनार में, लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया संविधान के वाचन का विधिवत आप वाचन करेंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे बहुजन समाज का। आदरणीय प्रोफेसर सर। धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आपने कोड डाल वीरेंद्र क्या है? सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा घोषणा पत्र है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश से घोषणा करता हूं। नंबर 1 यह है कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह है कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह है कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह है कि मैं व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से मैं यह वेबिनार निशुल्क, बिना किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के
भारत के नागरिकों को विधिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ले रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं कानून पढ़ाता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डीपी गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और संचालन कर रहे हैं माननीय एनएस भारती जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश आरबीएम, एवं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में जुड़े हुए राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और भारत देश के समस्त नागरिकों, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि विगत वर्षों से भारत के संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और भारत के नागरिकों को उनके अधिकार और राज्यों को उनके कर्तव्यों इत्यादि का बोध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा पूरे भारतवर्ष में भारत के नागरिकों के लिए, अन्य लोगों के लिए निःशुल्क संवैधानिक वेबिनार का आयोजन करता है, ताकि भारत देश के अंदर लोगों को संविधान के अंदर क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, राज्य के कर्तव्य क्या है, राज्य के अधिकार क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जानकारी प्रदान की जा सके। पिछले वेबिनार में अनुच्छेद 153 पे चर्चा हुई थी। हम लोग संक्षेप में पिछले वेबिनार के आर्टिकल्स को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। There shall be governor for each state, provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for 2 or more states. भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के संबंध में उनके अपॉइंटमेंट के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 153 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, बशर्ते कि इस लेख में कुछ भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त होने से यह आर्टिकल नहीं रोकता। कहने का मतलब है 2 बिंदु हैं इसमें। There shall be governor for each state. स्टेट से आशय पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों
के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरी बात, एक व्यक्ति एक राज्य का अगर राज्यपाल है और उसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, तो यह आर्टिकल एक व्यक्ति को एक से अधिक यानी दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने से नहीं रोकता है। इट मीन्स एक प्रदेश में एक राज्यपाल होगा, हर प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मध्य प्रदेश में राज्यपाल ना रखा जाए, उत्तर प्रदेश में रहे, पश्चिम बंगाल में रहे और उड़ीसा में रहे, बाकी अन्य राज्यों में रहे, एक प्रदेश का राज्यपाल ही न रखें हम, या एक से अधिक प्रदेशों का राज्यपाल ना रखें, तब क्या होगा? तो बिना राज्यपाल की सरकार चलेगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन अगर नहीं होगा तो फिर जो है जो सत्ता है वो मनमाना पूर्ण काम कर सकेगी। उसकी वैवाहिक शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति के आधार पर अगर उसे अधिकार प्रदान किया जाएगा तो फिर वो स्वेच्छाचारी हो सकती है। इसलिए लिखित संविधान है, हर एक बात बिल्कुल स्पष्ट लिख दी गई है ताकि उस लिखे हुए आर्टिकल के अनुसार ही सरकार चले, देश चले। तो बिल्कुल स्पष्ट है, आर्टिकल 153 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, होना ही है उसे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक राज्य का राज्यपाल ना बनाया जाए, बिना राज्यपाल के वो प्रदेश चले, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? कंपल्सन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों का कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त कर दिया जा सकता है। आवश्यकता है, लगता है कि ये व्यक्ति को तत्काल दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। मान लीजिए कि जीवन में कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मान लो कि 2 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है और बिहार है, 3 प्रदेश मान लें। अब अचानक मान लीजिए सडनली जो है किसी एक प्रदेश का राज्यपाल को कोई दिक्कत हो जाए, मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, कुछ हो जाए, तो तत्काल जो है उस प्रदेश के लिए जो है बगल वाले प्रदेश के किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को चार्ज दिया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। कोई भी घटना अगर आवश्यकता महसूस होती है, बिना किसी घटना के कोई प्रदेश में राज्यपाल नहीं है, तो वहाँ पे भी किसी को भी चार्ज दिया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति पहले से ही राज्यपाल है, तो दूसरे प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा और ये आर्टिकल उसको परमिशन देता है। ये हम लोग पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 154 के अंदर राज्य की कार्यकारी शक्ति के संबंध में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जिस तरीके से पूरे भारत देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। पूरे भारत देश के कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। सेम उसी पैटर्न पर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति का जो है प्रधान बनाया गया है और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर जो है राज्यपाल में होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। तो इट इज ए क्लियर दैट द पावर शुड बी यूज्ड बाय द जो कंसर्निंग उसके अंदर अथॉरिटी है, जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके द्वारा यूज की जाएगी, या राज्यपाल स्वयं सीधा जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो शक्तियां केंद्रित होंगी राज्यपाल में, और उन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वह उन शक्तियों का सीधे प्रयोग कर लेंगे, जो उन्हें शक्ति प्राप्त है, डायरेक्ट एक्शन में आ जाएंगे, या फिर उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके नीचे, उनके द्वारा प्रयोग की जाएगी। तो अब राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी शब्द से क्या ऐसे है भाई? अधीनस्थ कौन है? राज्यपाल के अंडर में कौन है? तो जो भी अधिकारी हैं वो तो है ही उनके अंडर में ऑफिसर, परंतु जो ये मंत्रिमंडल है ये भी जो स्टेट का मंत्रिमंडल है, राज्य का मंत्री परिषद है, वो भी अधीनस्थ अधिकारियों की परिभाषा में आता है। यानी कि जो जो भी उस प्रदेश के अंदर मंत्री परिषद होगी, उसके माध्यम से राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मुख्य बात ये थी, और आगे चलते हैं। आज नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शक्ति उनकी क्लियर हो गई। पहला पॉइंट ये था 153 में कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब एक पद को सृजित किया गया कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा 153 में, और 154 में ये बताया गया कि उसके पास कार्यपालिका की शक्ति होगी, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होगी, और उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं प्रयोग करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अब राज्यपाल का ही जो है हम लोग इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, और अनुच्छेद जो है 55 अभी लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? तो गवर्नर जैसे कि गवर्नर स्टेट की कार्यपालिका की शक्तियों को प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कार्यपालिका की शक्तियां। और अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। मतलब जो पावर है राज्यपाल को नियुक्त करने की, वह है किसमें? राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा करके राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर देंगे। अब राज्यपाल जो है नियुक्त हो गए। राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल की बात आती है। जैसे एक शिक्षक का अपॉइंटमेंट होता है तो वो 62 साल के लिए नौकरी करता है, 62 ईयर्स। 65 साल की मांग चल रही है कि भाई 65 साल कर दिया जाए। कई प्रदेशों में 65 कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी मांग चल रही है। तो कोई भी नियुक्ति होती है तो उसके कार्य करने का एक ड्यूरेशन सेट किया जाता है, कितने दिन तक, कितने वर्षों तक आपको अपना कार्य यानी अपना दायित्व पूर्ण करना है। उसी तरह राज्यपाल का कार्यकाल
आर्टिकल 156 में स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल का पहला और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे प्रसाद पर्यंत वो वहां पर पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत राज्यपाल एक तो ये हो गया जब राष्ट्रपति के बिल पे है, और राज्यपाल कभी कभी मान लो तंग आ जाए कि नहीं हमें नहीं करनी, अपना दायित्व नहीं पूरा करना, किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर काम नहीं कराया जा सकता, फिर वो बंधुआ मामला हो जाएगा है। तो इसलिए किसी व्यक्ति को जब अपॉइंट किया जाता है तो फिर उसके इस्तीफे की भी व्यवस्था करी जाती है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने पद से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट कब तक का हुआ? पहला तो वह प्रसाद पर्यंत, दूसरा तब तक जब तक आप इस्तीफा न दे दें। 2 बिंदु यहाँ क्लियर हो गए। और सामान्य रूप से एक राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। इस लेख के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन एक राज्यपाल उस तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद को धारण करेगा जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है। तो यानी कि बिल्कुल क्लियर है भाई, जिस तरीके से अन्य लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के अंदर जो है जो ड्यूरेशन सेट होता है उस पद को उस अवधि तक धारण करते हैं। तो यहाँ पर 156 में राज्यपाल को अपॉइंटमेंट डेट से 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि बाय द वे मान लो 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, मान लो कि आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर 2022, और 12 नवंबर 2022 को कोई व्यक्ति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया राज्यपाल के रूप में, और किन्हीं कारणों से नया अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से कि विचार ही चलता रहा कि भाई इस प्रदेश का राज्यपाल किसको बनाया जाए, और फिर जो है असमंजस की स्थिति आ गई, क्लियर नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो कार्यकाल पूरा हो रहा 5 साल और वहां पे बन नहीं पाया अभी, तब क्या होगा कि एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि उसको दूसरे व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण कराना है। जब तक कि नेक्स्ट गवर्नर उस पद पर आकर कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेते हैं तब तक ये बने रहेंगे, चाहे 5 इयर्स भले ही कंप्लीट हो गए हों। अब मान लो 5 साल 2 दिन हो गए तो भी बने रहेंगे, 5 साल 1 महीने हो गए तो भी बने रहेंगे, 5 साल 2 महीने हो गए तो भी बने रहेंगे, जब तक कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट
ना हो जाए उस जगह पे कार्यभार ना ग्रहण करे। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल के कार्यकाल की बात आई। कार्यकाल की बात में नंबर 1 कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपॉइंट होंगे। दूसरा तब तक होंगे जब तक कि उनकी मर्जी इस्तीफा न दे दें। तीसरा कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के अंदर जो राज्यपाल के लिए वो आर्टिकल्स बनाए गए हैं, उन आर्टिकल्स के अंतर्गत उन आर्टिकल्स का पालन करते हुए उस तारीख से जिस तारीख से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है 5 साल तक के लिए हो रही है। और चौथा पॉइंट ये है कि किन्हीं कारणों से अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो वो रूल ऑफ लॉ रहे, कानून का राज रहे, कानून लिखा हुआ होना चाहिए। तो उन परिस्थितियों को भी देखते हुए यह जो है 4 बना दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल का पूर्ण हो जाता है और राज्यपाल के पद को वो धारण कर रहे हैं, तो वो तब तक धारण किए रहेंगे जब तक कि उनके स्थान पे कोई उनका दूसरा उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये 156(3) में राज्यपाल के कार्यकाल यानी ड्यूरेशन, काम का टाइम, कब तक अपॉइंटमेंट होगा, तो ये बड़ी सामान्य सी बात थी। मान लीजिए एक शिक्षक है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो जिस समय उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो अपॉइंटमेंट 62 ईयर्स के लिए हुआ और ये डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही होगा। अब वह शिक्षक मान लो कि बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है, नहीं करना चाहता 62 ईयर्स तक, तो वो अपना इस्तीफा भेज देगा। तो उसका अपॉइंटमेंट तभी तक तो माना जाएगा जब तक उसने जॉब किया। नेक्स्ट, वह अगर 65 वर्ष की आयु पर जो है, मान लीजिए कि उसकी 62 वर्ष पूरी हो गई जुलाई अगस्त, मान लीजिए अगस्त में पूरी हो गई उसकी, है ना। तो अब अगस्त में पूरी हो गई, जुलाई का सेशन चालू हो गया, तो वो फिर पूरा साल रहेगा उसकी पोस्ट पे। उसका कार्यकाल तो पूरा गया लेकिन वो पूरा सत्र पूरा करेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो राज्यपाल का मामला हो गया। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो। अब 2 कंडीशन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता छिन जाए किन्हीं कारणों से, तो वह व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, इस तरह बहुत सारे 16, तो बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य व्यक्तियों को नहीं। उन सारे अधिकारों से वह व्यक्ति वंचित हो जाएगा अगर वह व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। तो उसी तरीके से राज्यपाल के रूप में भी नियुक्ति के लिए इट इज ए कंपल्सरी दैट यू शुड हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा कि एज लिमिट लगाई गई है, एज 35 ईयर्स हो चुकी होनी चाहिए। अगर 34 साल 3 महीने है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता।
राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो ही शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि उसे भारत देश का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कि उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 157 बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करता है। अब इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जो नियुक्ति है वह कौन करेगा? राज्यपाल की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि भारत का नागरिक ना हो। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? तो मैं पहले बता चुका हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति माने राष्ट्रपति के द्वारा होगी। माने राष्ट्रपति के द्वारा होगी। दूसरा पॉइंट है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए अपनी उम्मीदवारी रख रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 इयर्स पूरी हो जानी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक सवाल जो है आम आदमी के दिमाग में पैदा होता है। पूरे लेक्चर के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको क्लियर कर देना चाहते हैं। एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है राज्य। राज्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये आपका किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य शब्द। तो ये जो राज्य शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या क्लियर नजर आता है? क्या समझ में आता है? राज्य से आशय क्या है? राज्य शब्द संविधान में कम से कम अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। अभी मैं 2 अर्थों में समझाता हूँ। जब यह शब्द राज्य फंडामेंटल यानी मूल अधिकारों के संबंध में प्रयोग होता है, तब इस राज्य का अर्थ क्या होता है? जब हम संविधान के भाग 3 की बात कर रहे हैं, संविधान के भाग 3 में जगह-जगह पे राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हम जो है आर्टिकल 14 की बात करें, जो उसकी समानता की बात करता है, तो आर्टिकल 14 में भी राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट shall not deny any person to equality before law or equal protection of laws within territory of India। यानी राज्य, राज्य शब्द आ गया। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग हुआ आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में भी प्रयोग हुआ, 16 में भी प्रयोग हुआ।
आगे कई आर्टिकल्स में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो फंडामेंटल जो आर्टिकल्स हैं भाग 3 में 12 से लेके 35 तक, उसमें जब राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो राज्य शब्द का अर्थ निकलेगा अनुच्छेद 12 से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ बताया गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट? इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत आती है भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार को भी हम राज्य कहेंगे और भारत की संसद को भी हम राज्य कहेंगे। राज्यों की सरकार को भी हम राज्य शब्द से परिभाषित करते हैं और राज्यों की विधानसभाओं को भी हम, क्षेत्रीय एवं अन्य प्राधिकारियों को भी हम राज्य शब्द की परिभाषा के दायरे में लाते हैं। और ये जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, और तो लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर जो है जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है तो उसे राज्य की परिभाषा में लाया गया है, जबकि ये 12 में नहीं लिखा। आर्टिकल 12 में तो केंद्र की सरकार और संसद की बात हुई है, राज्यों की सरकार और विधानसभाओं की बात हुई है, क्षेत्रीय एवं प्राधिकारियों की बात हुई है, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। और यहाँ पे किस राज्य की बात हुई है? यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य है ना, जो भारत के संविधान के अंदर राज्यों की सूची प्रदान की गई है, उस सूची के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को के राज्यपाल की बात की गई है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अधिकार या कर्तव्य। आज पूरे देश के अंदर संविधान को समझाने वाले संविधान के विद्वान व्यक्ति जगह जगह पे वेबिनार लेते हैं, जगह जगह पे मीटिंग करते हैं और वह अधिकार और कर्तव्य दो बिंदुओं पर बात करते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार, तो राज्यों के जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, व्यक्तियों के जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें दोनों की बात करनी है। व्यक्ति के अधिकार, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मूल अधिकार की, तो वहां पर व्यक्ति के अधिकार सृजित किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। और कहा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। जिससे कि आर्टिकल 14 को एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं कि राज्य की बात कहेगी, द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ व्यक्ति की बात की कहाँ की गई? स्टेट की बात की गई। राज्य किसी व्यक्ति को समता और से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्यों के कर्तव्य बताए गए। राज्य किसी को के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो कर्तव्य हैं वो राज्य के बताए गए हैं कि राज्य को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दिए गए उनकी जो कर्तव्य हैं, उसके अनुसार बिहेव करना है।
अब व्यक्तियों की बात करते हैं, तो क्या राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? क्या राज्य अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं? क्या वह उनको प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जो उन शक्तियाँ उन्हें प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का क्रियान्वयन वह कर रहे हैं? तो राज्य की परिभाषा को फिर देखना पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार के कार्यों का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा, संसद का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा और भारत देश के अंदर जितनी भी प्रदेशों के अंदर सरकारें हैं, उनके कार्यों का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा और जो है विधानसभाएँ हैं, उनका भी और विधि से संबंधित क्षेत्रीय और जो है अन्य प्राधिकारीगण जो हैं, जो विधिक कार्य में दायित्व उन्हें दिया गया है, उनके कार्यों का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और जो भारत के संविधान के अंदर नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वह नागरिकों के लिए जो कर्तव्य हैं, उसकी जानकारी नागरिकों को प्रदान हो रही या नहीं हो रही। क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटी के विषय में कौन बताएगा? नागरिकों को उनके राइट्स और उनकी ड्यूटी के विषय में कौन बताएगा? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे ताकि देश के नागरिकों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों की जानकारी मिले। और भारत देश के अंदर नाना प्रकार से जो है विधिक जागरूकता अभियान स्टेट द्वारा चलाया जा रहा है, परंतु वह कितना प्रभावशाली है, इसका मूल्यांकन भी जो है सरकार को करना चाहिए। क्योंकि जो है अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। अगर हमें नहीं मालूम है कि लाल बत्ती जलने पे रुकना है कि चलना है, हरी बत्ती पे क्या करना है, अलर्ट मोड में अगर है तो क्या करना है, अगर हमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है, तो हम सड़क पे चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। उसी तरीके से एक नागरिक को अगर संविधान की जानकारी नहीं है, उसके उसको उसके अधिकारों की जानकारी नहीं है, उसके कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, तो वह नागरिक भी उस देश में ठीक से नहीं रह सकता। जिस तरह से ट्रैफिक नियमों की जानकारी के अभाव में एक व्यक्ति सड़क पे नहीं ठीक से चल सकता, अपने वाहन नहीं चला सकता, उसी तरीके से एक नागरिक अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों की जानकारी के अभाव में गरिमापूर्ण जीवन उस देश के अंदर नहीं जी सकता। परंतु एक व्यक्ति को उनके उसके अधिकार और उसके कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये भी स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। आर्टिकल 12 के हिसाब से जब मैं बात करूं तो स्टेट की है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के जो अंग हैं उनकी है। तो अब मूल्यांकन ये होना चाहिए कि क्या स्टेट ने वास्तव में इतना अभियान चला करके काम किया ताकि देश के सभी नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो गई, उनके कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त हो गई अथवा नहीं हुई। अगर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई और हुई तो कितनी हुई, इस विषय में समीक्षा की आवश्यकता है। जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक नागरिकों से उनके कर्तव्यों के विषय में स्टेट अपेक्षा कैसे कर सकता है? उनके अधिकारों के संबंध में अपेक्षा कैसे कर सकता है? तो यहीं पर एक समस्या जो पैदा होती है कि विधिक जागरूकता, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा पूरे देश के नागरिकों के लिए एक बहुत ही अमूल्य कार्य किया जा रहा है। तो
इसके माध्यम से जो है लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है और देश के अंदर जो है संविधानवाद उभर रहा है। लोग कानून की बात करते हैं, लोग संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं। संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में वैसा लिखा है, लोग बोलने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं। इसका प्रभाव, इसका श्रेय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे संगठनों को जाता है और सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो भी जाता है। परंतु यह प्रयास अगर इसी स्पीड से चलता रहता है, इसी गति से चलता रहता है, तो अभी 100 साल लगेंगे देश के नागरिकों को उनके अधिकारों कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करने में। तो निश्चित रूप से जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस मंच के माध्यम से जो मैं कह रहा हूँ उसको कंसर्निंग अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए और स्टेट को भारत देश के अंदर विधिक जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। घर घर झंडा अभियान जैसे चला था राष्ट्र ध्वज का, उसी तरीके से घर घर भारत का संविधान अभियान चलाने की जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आता है कि 15 अगस्त को जब घर घर राष्ट्रीय ध्वज का अभियान चलाया गया तो इसी श्रृंखला को बढ़ा करके 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया गया, तो क्यों नहीं घर घर संविधान पहुंचाने का काम किया गया। झंडा भी हमने अपने पैसे से खरीदा, नागरिकों ने पोस्ट ऑफिस से खरीदा, जगह जगह खरीदा और लगाया। कंपल्सन था, अनिवार्य अनिवार्य था। हर स्कूल, हर कॉलेज के अंदर अनिवार्य था। अपने अपने पैसों से खरीदा गया और उसको जो है एक सफल अभियान के रूप में भारत देश के अंदर आया। परंतु मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन कारणों, परिस्थितियों के चलते 26 नवंबर को घर घर संविधान अभियान नहीं चलाया गया। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। काफी मैंने चिंतन किया, विचार किया, लेकिन इस आंसर को समझने में मैं विफल रहा हूँ। परंतु जब तक घर घर संविधान का अभियान सरकार नहीं चलाती है, तब तक घर घर संविधान नहीं पहुंचेगा। गीता और कुरान तो पहुंच गई, परंतु जिस पुस्तक में हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं, जिसके माध्यम से हम जीवन, एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, वह संविधान अभी घर घर लोगों तक नहीं पहुंचा। तो इस अपेक्षा के साथ कि जो है भारत देश की सरकार आने वाली 26 जनवरी को कम से कम घर घर संविधान का अभियान चलाएगी और भारत के हर एक घर के अंदर भारत का संविधान होगा और जब होगा तो लोग पढ़ेंगे। तो इस अपेक्षा के साथ मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज संविधान की 154, 55 और 56 आर्टिकल पर राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता आदि के संदर्भ में विशेष रूप से अवगत कराया। और अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूंगा कि आज की वेबिनार की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, कृपया कर आज के वेबिनार में अध्यक्ष जी प्रबोधन प्रस्तुत करें। माननीय डीपी गोलिया साहब। आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, जी आ रही है। पुनः एक बार मैं सभी विद्वान जनों का अभिवादन करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में दिनांक 12 दिसंबर 2022। और धन्यवाद करता हूं, साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब को, हमारे वेबिनार में जुड़े समस्त पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, माननीय बादल सिंह जी, आदरणीय संचालक जी, हमारे उड़ीसा से जुड़े टांडी साहब, जम्मू से रमेश चंद जी इंजीनियर साहब, और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से तमाम साथियों का मैं सबको जय भीम करता हूं।
मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण वाचन आज राज्यपाल की नियुक्ति पर हुआ है, उसमें एक शब्द आया है धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान। ये एक उसका सीमा है। और जहां तक महामहिम राज्यपाल जो एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, वो एक तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि होते हैं, और उनका जो संविधान के प्रति नैतिक दायित्व होता है, और वो नैतिक दायित्व ये होता है कि संविधान का अक्षरश पालन हो, संविधान का अक्षरश पालन हो। ये नहीं है, ये देखा गया है कि जिस दिन से महामहिम राज्यपाल जी की नियुक्ति होती है, या जिस दिन से महामहिम राष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति होती है, उसी दिन से हमारे समाचार माध्यम और अन्य लोग संहिताओं का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं कि फला राज्यपाल महोदय फला वंश के हैं, फला जाति के हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ये बात छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी मैं जो कह रहा हूं, लेकिन धीमान साहब की घोषणा हम पर भी लागू होती है। मैं भी उस घोषणा का अनुनयन करता हूं कि ये मैं राष्ट्र हित में ये बात कह रहा हूं, संविधान की रक्षा के हित में ये बात कह रहा हूं। छोटे मुंह बड़ी बात का मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय हो या राष्ट्रपति महोदय हो, उनको सार्वजनिक रूप से, भले ही वे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, लेकिन उनको उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और समाचार पत्रों को उसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को भारी नुकसान होता है, ये अंतरराष्ट्रीय नुकसान होता है, इस अपूर्णीय क्षति होती है। मित्रों, आज के जो संविधान का जो वचन हुआ है, अनुच्छेद 153 से लेकर के और 55 तक, 56 तक, बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय प्रोफेसर सर ने समझाया है, और मैं सभी का पुनः अभिवादन करता हूं आज के वेबिनार में। और इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय पूरा हो गया है। नमो बुद्धाय। संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि क्या अब आगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़े हों तो क्या उनको 2 मिनट के लिए बात रखवाना है क्या? जी हाँ, जुड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहिए अपने को, उनको आमंत्रित करिए आदरणीय भारती साहब को। जी जी, तो मैं सादर अनुरोध करता हूं, माननीय हमारे मार्गदर्शक संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी आए और वह भी अपनी बात रखें। माननीय संस्थापक महोदय। हाँ, आप खोल दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने आरसी धीमान साहब का, जो बड़ी बारीकी से एक एक शब्द को, संविधान को एक एक शब्द के रूप में हम लोगों को समझाते हैं, हमें समझने का मौका मिलता है। और आरवीएम इंडिया न्यूज के माध्यम से जब उनकी रिकॉर्डिंग पूरे देश में जाती है, पूरे देश के लोगों में जाती है, तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान संविधान के प्रति बढ़ रहा है। विशेष रूप से आज जो आरसी धीमान साहब ने हमारे बीच में एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर किया, वो ये था कि एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति यदि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें 2 राज्य
में राज्यपाल बनाया जाए तो उन्हें बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में इसको स्पष्ट किया। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे 5 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति हुई है राज्यपाल महोदय की, और उनका समय पूरा होने पर यदि दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है, राष्ट्रपति महोदय नहीं कर पाए हैं, तो जब तक दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो यथावत राज्यपाल के रूप में काम करते रहेंगे। तो ये विशेष जानकारी आज माननीय आरसी धीमान साहब ने रखी है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की अध्यक्षता की हमारे डीपी गोलिया साहब ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एनएस भारती साहब ने बहुत ही सफल संचालन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और लगभग 80 के लगभग पूरे देश से आज जिम्मेदार साथी जुड़े, संविधान चर्चा में जिन्होंने भाग लिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ये अमृत ज्ञान है संविधान का, जो कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को तो इसे हर हालत में हासिल करना चाहिए। तो हम सोमवार की शाम को 8 बजे के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ये निवेदन करते हुए, और पुनः एक बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो संगठन विस्तार चल रहा है, उस पे भी आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। कल मैं पटना में था, बहुत अच्छा प्रोग्राम पटना में हुआ। 38 जिलों में से कम 25 जिले से ज्यादा के लोग वहां पर आए थे। पढ़े हुए लिखे लोग थे, नौकरी पेशा वाले लोग थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं बुद्ध गया में हूँ, बुद्ध गया से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2 दिन बुद्ध गया में रहूंगा, फिर आगरा पहुंचूंगा। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बड़ी तेजी से भारत को बौद्ध में और ले जाने की ओर लोगों को प्रेरित कर रही है। आज हम लोग देखते हैं कि अनेक लोग, अनेक संगठन आज बुद्ध की बात कर रहे हैं, संविधान की चर्चा कर रहे हैं, संविधान का वाचन कर रहे हैं। ये हमारे लिए कामयाबी है और खुशी की बात है। तो इस खुशी के मौके पर इस धार को और तेज करने का मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। पुनः एक बार आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्यवाद। जी। मैं देख रहा हूँ हमारे उड़ीसा के सीनियर आदरणीय नेपालेश्वर तांडी साहब का एंट्रेंस हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो उनसे